नमस्कार मित्रों, मैं नंदिनी किस्से कहानी की दुनिया में आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा चैनल किस्से कहानी और इसमें मेरे द्वारा प्रस्तुत पोस्ट आपको पसंद आ रही होगी। दोस्तों, आज मैं जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ एक नाटक, उसकी समीक्षा लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। जी हाँ, नाटक का नाम है ध्रुव स्वामी। ये जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम कृति मानी जाती है, अंतिम लिखा नाटक माना जाता है। इसका रचना काल 1933 है और इसमें जो भाषा प्रयोग हुई है वो है खड़ी बोली भाषा। शुरुआत में मैं इस नाटक को संक्षिप्त में इसकी कहानी बताऊंगी, उसके बाद इसका एक समीक्षा का प्रयास करेंगे। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो है ध्रुव स्वामिनी, जिसके नाम पर ये नाटक है, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शकराज और मिहिरदेव। इसके जो काल्पनिक पात्र हैं वो है शिखर स्वामी, मंदाकिनी, पुरोहित, कोमा इत्यादि। अब इनको मुख्य पात्र और काल्पनिक पात्र की श्रेणी में इसलिए विभाजित किया गया है कि ये जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है ये भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग यानी गुप्त काल की एक घटना पर आधारित है। चंद्रगुप्त, हम सब उनके बारे में जानते हैं, रामगुप्त के बारे में भी जानते हैं, और चूंकि चंद्रगुप्त, रामगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, शकराज और मिहिरदेव इत्यादि जो कैरेक्टर्स हैं, मुख्य पात्र हैं, वो थे, इसलिए ये मुख्य पात्र की श्रेणी में है। बाकी जो है वो रचनाकार यानी प्रसाद जी की कल्पना की उपज है और इसलिए उनको हम काल्पनिक पात्र कह रहे हैं। शिखर स्वामी जो इसमें अमात्य हैं, रामगुप्त के मंदाकिनी जो है चंद्रगुप्त की बहन, पुरोहित, और कोमा जो कि शकराज की पत्नी। ध्रुव स्वामिनी नाटक की जो कथा है उसका आरंभ कुछ इस प्रकार से है कि गुप्त सम्राट अपने जीवन काल में ही अपने छोटे पुत्र चंद्रगुप्त को अपना सारा राजभार सौंप देते हैं, और जो रामगुप्त है, चूंकि वो मद्यपान करता है, आलसी है, डरपोक है, इसलिए वो उसको राज्यभार नहीं देते। लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात जो अमात्य होता है शिखर स्वामी, वो अपने सारे षड्यंत्रों का प्रयोग करता है और रामगुप्त को बड़े पुत्र होने के नाते राजपद दिलवा देता है। चंद्रगुप्त राज्य में एकता बनी रहे, शांति बनी रहे, इसलिए वो सिर्फ राजसेवक का धर्म धारण कर लेता है और अब पद पर से जो उसका अधिकार रहता है उसको छोड़ देता है। यहां तक कि वो अपनी प्रेयसी ध्रुव स्वामिनी को भी छोड़ देता है, क्योंकि रामगुप्त उससे विवाह करना चाहता है और इस प्रकार वो पूरे उससे अलग हो जाता है। लेकिन राज्य की एकता और शांति के लिए चंद्रगुप्त ने ये सब कुछ त्याग तो किया, लेकिन चूंकि रामगुप्त मद्यपान करता था, आलसी था, अकर्मण्य था, धीरे धीरे जो पूरा शासन था वो दुर्गुणों का केंद्र बन जाता है। सारे सैनिक शिथिल हो जाते हैं और शकराज राज्य के ऊपर आक्रमण कर देता है। अब रामगुप्त इतना ज्यादा भीरू, इतना ज्यादा डरपोक रहता है कि वो बजाय उसका सामना करने के, उसका युद्ध करने के, शिखर स्वामी के सलाह पर एक छोटा और सुगम रास्ता ढूंढता है, जो कि है एक संधि प्रस्ताव, जिसमें उसको अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शकराज के पास भेजना होगा और वो इस चीज को स्वीकार कर लेता है। जब ध्रुव स्वामिनी को ये खबर मिलती है कि उसे शकराज के पास जाना होगा तो वो बहुत आहत होती है। वो पहले ही बहुत दुखी रहती है क्योंकि वो चंद्रगुप्त जैसे वीर योद्धा से प्रेम करती थी, लेकिन विवाह उसको रामगुप्त से करना पड़ता है, जो कि एक अकर्मण्य मद्यपी किस्म का इंसान है जिसे वो पसंद नहीं करती। ऊपर से उसका इतना निकृष्ट रूप सामने आता है कि अब उसे अपनी पत्नी को सिर्फ युद्ध से बचने के लिए शकराज के शिविर में भेजने के लिए तैयार है, तो वो और ज्यादा दुखी हो जाती है और इतना ज्यादा आहत होती है कि आत्महत्या का प्रयास करती है। वो आत्महत्या के लिए जैसे ही प्रस्तुत होती है वैसे ही चंद्रगुप्त वहां पहुंचता है और उसको आत्महत्या से रोक लेता है। उसके बाद चंद्रगुप्त एक योजना बनाता है। योजनाबद्ध तरीके से वो ध्रुव स्वामिनी का वेश धारण करके ध्रुव स्वामिनी के साथ ही शकराज के शिविर में जाता है। शकराज भ्रमित होता है दोनों को देख करके, दोनों में से असली ध्रुव स्वामिनी कौन है, और वहीं पर वो किसी प्रकार से शकराज का वध कर देता है। शकराज के वध के पश्चात जब पुरोहित प्रशंसा करते हुए आते हैं और इससे कहते हैं कि एक आनंदोत्सव होना चाहिए, पूजन होना चाहिए, तो
जो ध्रुव स्वामिनी रहती है वो बड़े ही आहत उसमें कहती है कि मैं इस आनंदोत्सव का हिस्सा नहीं बनना चाहती। जब मेरे पति ने मुझे युद्ध से बचने के लिए उनके शिविर में भेज दिया तो क्या उनके ऊपर अब मेरा अधिकार रह गया। इस प्रकार वो महादेवी के पद से भी त्याग करना चाहती है, रामगुप्त को भी पति मानने से इनकार कर देती है। रामगुप्त इस बात से बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है, बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और वो मतलब ध्रुव स्वामिनी के ऊपर अधिकार जताने की चेष्टा करता है और शिखर स्वामी उसका पूरा सहयोग देता है कि नहीं, ये इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो पुरोहित रहता है वो कहता है कि मैं धर्मशास्त्रों के अनुसार इसका निर्णय लूंगा। वो धर्मशास्त्र का अध्ययन करता है और बताता है कि यदि पति पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता है तो उसे उसका पति रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इस प्रकार ध्रुव स्वामिनी को रामगुप्त से तो मुक्ति मिल जाती है, परंतु रामगुप्त क्रोध में आकर के चंद्रगुप्त के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और एक सामंत के द्वारा मारा जाता है। प्रजाजन चंद्रगुप्त को अपना राजा स्वीकार करते हैं, ध्रुव स्वामिनी को अपनी महादेवी स्वीकार करते हैं और इस प्रकार इस नाटक का सुखांत हो जाता है। नाटक की जो कथा वस्तु है इसके मूल में स्त्री पात्र है। प्रसाद जी जो हैं वो मानव चरित्र का बहुत ही सूक्ष्म चित्रण करने में बहुत माहिर हैं और स्त्री भावों को भी उन्होंने बहुत अच्छे से इसमें प्रकट किया है। नाटक के प्रारंभ में जो नायिका है ध्रुव स्वामिनी वो एक पिंजरबद्ध नायिका है, वो बंद है, समस्त सुख है, समस्त वैभव है उसके पास, महादेवी है, लेकिन वो उसके मन में किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। इसलिए नहीं कि वो रामगुप्त को पति रूप में स्वीकार नहीं कर पाई, वो चंद्रगुप्त से प्रेम करती है इसलिए कि जो रामगुप्त है वो उस श्रेणी का पुरुष नहीं है जिससे उसके जैसी स्त्री प्रेम कर पाए या उसको सम्मान दे पाए। और इसकी जितनी भी नारी पात्र हैं उनकी यही विडंबना है कि वो अधिकार विहीन नारियां हैं। चाहे नाटक की शुरुआत में वो खदक धारणी हो जो ध्रुव स्वामिनी के ऊपर पहरा दे रही होती है, चाहे मंदाकिनी हो, चाहे ध्रुव स्वामिनी हो या शकराज की पत्नी कोमा ही क्यों ना हो, ये सभी अपने अधिकार से विहीन हैं। सत्ता के सबसे ऊंचे पद पर रहने वाले व्यक्ति की पत्नी होते हुए भी कोमा और ध्रुव स्वामिनी के पास कोई अधिकार नहीं है, मात्र वस्तु की तरह वो उनका प्रयोग किया जाता है। पूरी नाटक में कई जगह हमें स्त्री पात्रों की बुद्धिमत्ता का परिचय मिलता है, खास तौर पे ध्रुव स्वामिनी का। वो बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि की है और अपने स्त्रीत्व का बलिदान देने के लिए भी वो तत्पर है, लेकिन उसके बाद भी उसे समर्पण के बदले प्रेम नहीं मिलता है, उसे एक वस्तु की तरह प्रयोग किया जाता है और अंत में वो इस चीज से विद्रोह कर देती है कि उसको एक वस्तु के रूप में प्रयोग होना स्वीकार नहीं है। इसमें जो कैरेक्टर है शिखर स्वामी जो पात्र है वो रामगुप्त का सलाहकार है और आमतौर पे जिस प्रकार के चाटुकार होते हैं वो उसी प्रकार का है। वो रामगुप्त को क्षत्रिय गुण कहीं भी याद नहीं दिलाता है, वो हर जगह छोटे छोटे उसको रास्ते, शॉर्टकट्स जिसे हम बोलें, वो रास्ते बताता रहता है कि इस रास्तों पे चल करके हम युद्ध से बच सकते हैं। इस प्रकार जो राजनीतिक परिदृश्य उत्पन्न किया गया है कि किसी भी राज्य का विनाश क्यों होता है, जब उसके सलाहकार अच्छे नहीं होते हैं तो उस राज्य का विनाश अवश्यंभावी होता है। शकराज के वध के पश्चात जब ध्रुव स्वामिनी अपने पद से त्याग कर देती है तब भी शिखर स्वामी भरपूर कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं वो रामगुप्त को वो पति रूप में स्वीकार करते रहे। लेकिन इस नाटक की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि इसमें मोक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मोक्ष शब्द का इस्तेमाल इस प्रसंग में नहीं किया गया है कि मरने के बाद जो हमें मोक्ष मिलता है कि हम पुनर्जन्म नहीं लेंगे। इसमें पुरोहित धर्म सम्मत रूप से ध्रुव स्वामिनी को इस बात की आज्ञा देता है, ये व्यवस्था देता है कि रामगुप्त पति रूप में उसका संरक्षण कर पाने में सक्षम नहीं रहा, इसलिए धर्म
उसको इस बात की आज्ञा देता है कि महादेवी यानी ध्रुव स्वामिनी इस रामगुप्त के साथ विवाह बंधन से मुक्त करके किसी अन्य पुरुष के साथ यानी चंद्रगुप्त के साथ विवाह करने के लिए स्वतंत्र है। ये एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था, मतलब जिसे डिवोर्स आज के समय में कहते हैं, उसमें मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। अंत तक शिखर स्वामी रामगुप्त छल प्रपंच में लगे रहते हैं। शिखर स्वामी एक तरफ जहां पे छल प्रपंच में लगा रहता है, वहीं दूसरी तरफ धर्म का ही एक रूप पुरोहित भी है, जो धर्म ग्रंथों का वास्तविक रूप से सहारा देता है और उसको किसी भी प्रकार से तोड़ मरोड़ के किसी को भ्रमित नहीं करता, एक सही रास्ता दिखाता है और सही व्यवस्था देता है। नारी भावों का चित्रण देखिए कि मंदाकिनी जब एक बार अचानक से मंदाकिनी ध्रुव स्वामिनी को भाभी संबोधन कर देती है, तो उचित नहीं होता वो शब्द। उसके बाद भी वो ध्रुव स्वामिनी को बहुत प्रिय लगता है और ध्रुव स्वामिनी के हृदय में छुपी हुई जो भावना रहती है वो बाहर आ जाती है और कहती है, आह भूल से ही सही तुमने आज एक प्यारी बात कह दी, आह यदि वह सत्य होती। उसके अंदर से एक आह निकलती है कि कहाँ वो रामगुप्त जैसे भीरू पुरुष के पल्ले में पड़ गई। इतिहास के पुनर्लेखन के मामले में वैसे भी प्रसाद जी का कोई जोड़ नहीं माना जाता है। इनका जो अंत होता है कथाओं का वो सुखांत होता है, हृदय को हमेशा ही स्पर्श करता है। ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी का अंतिम नाटक है और अगर इस नाटक को हम बहुत ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि इस नाटक को लिखते लिखते प्रसाद जी भावुकता की श्रेणी से ऊपर उठ चुके थे। इसमें आपको भावुकता नहीं बल्कि यथार्थ मिलता है। वो एक प्रगतिवादी रुख में उभर करके आते हैं और ध्रुव स्वामिनी को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के रूप में प्लेस करते हैं। बहुत ही सशक्त पात्र के रूप में ध्रुव स्वामिनी उभर करके आती है, जो अपना मत बहुत सक्षम रूप से, बहुत कठोर रूप से धरती है और उस पर सफल भी होती है। इसकी जो पूरी रचना है ये मंच पे प्रस्तुति के बहुत ही योग्य है। नारी के रूप में बहुत सारे प्रश्न इसमें उठे और उसका समाधान भी प्रसाद जी ने इसमें दिया हुआ है। संवाद बहुत ही सधे हुए हैं। एक एक चीज का नाटक में कहाँ प्रयोग हो सकता है, एक चीज का वर्णन बहुत अच्छे से किया गया है कि इसका रूपांतरण करने में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। मंच सज्जा का पूरा वर्णन इसमें है। भाषा बहुत अच्छी है। टोटल 4 गीतों का प्रयोग है इसके अंदर, जो बहुत ही अच्छे तरीके से समय समय पर प्रयोग किए गए हैं, जो कथा के अनुसार ही चलते हैं। यदि वर्तमान के स्तर पर देखें तो बहुत हद तक राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पर प्रहार सा करता दिखता है ये, कि आज भी ये सब संदर्भ हमें अपने आसपास मिल ही जाते हैं। नारी का दमन है, पुरुष की लोलुपता है, अपनी महत्वाकांक्षाओं पर स्त्रियों की बलि चढ़ाना है, राजनीतिक जो सलाहकार होते हैं उनकी चाटुकारिता होती है। पर विरोध सिर्फ इतना है कि इसमें सुखांत होता है, ध्रुव स्वामिनी विरोध करती है, चंद्रगुप्त से उसका विवाह होता है और धर्म न सिर्फ धर्म बल्कि प्रजा, पूरा समाज उन्हें स्वीकार भी करता है। ये एक ऐसा संदेश है नवजीवन के प्रति। आज के समाज को शायद और ज्यादा विकसित होने की जरूरत है। प्रसाद जी ने जो चीज इतने समय पहले लिखी और उसको स्वीकार किया, आज के संदर्भ में भी हमें शायद उस स्तर तक विकसित होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ध्रुव स्वामिनी सही मायनों में एक बहुत ही अच्छा और सशक्त उपन्यास है। उम्मीद करती हूँ मित्रों, ध्रुव स्वामिनी की ये समीक्षा, ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। पसंद आए मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक करें, शेयर करें अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों के साथ और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल किस्से कहानी को सब्सक्राइब करें। हम और आप फिर यहीं मिलेंगे दोस्तों, किस्से कहानी की दुनिया में एक बार। नमस्कार।